आइए आज एक ऐसे राजा के बारे में बात करते हैं जो युद्ध के मैदान में खड़ा है। जिसके शरीर पर तलवारों और भालों के 80 गहरे घाव हैं। बिल्कुल। एक आंख और एक हाथ वो पहले ही गंवा चुका है और उसका शरीर ना एक तरह से सैनिकों का भग्नाव शेष या तक का सफर तय करती है। महाराणा कुंभा के उस स्वर्णिम बौद्धिक युग से लेकर सांगा के महासंग्राम और अंततः चित्तौड़ के दर्दनाक दूसरे साके तक हम्म। ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस सफर की जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी मेवाड़ का जिक्र होता है ना, तो अमूमन जहन में सिर्फ विशाल किलों और तलवारों की झंकार ही आती है। हाँ, ये तो है। लेकिन 15वीं सदी का मेवाड़ सिर्फ एक सैन्य छावनी नहीं था। अगर हम महाराणा कुंभा के दौर की गहराई में जाएं, तो ये कालखंड किसी आधुनिक सिलिकन वैली या रहनेसा जैसा नजर आता है। अच्छा। जहां विचारों, वास्तुकला और कला का एक अभूतपूर्व विकास हो रहा था। ये वाकई बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मतलब कुंभलगढ़ जैसे अजेय दुर्ग बनाने वाले कुंभा के बारे में सोचकर एक कठोर योद्धा की तस्वीर बनती है दिमाग में। बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन स्रोत सामग्री तो कुछ और ही कह रही है। मतलब जो इंसान मैदाने जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है, वो महल में बैठकर शांति से वीणा भी बजा रहा है। हाँ, और सिर्फ शौक के लिए नहीं, बल्कि इतने उच्च स्तर पर कि उन्हें वीणा वादन प्रवीण की उपाधि मिली हुई थी। अरे वाह! तो एक ही इंसान के भीतर ये विरोधाभास कैसे काम कर रहा था? असल में कुंभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शक्ति के साथ साथ जो सॉफ्ट पावर होती है ना, यानी सांस्कृतिक ताकत, उसके महत्व को बहुत पहले समझ लिया था। उनकी उपाधियां सिर्फ नाम के लिए नहीं थी, वो उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती थीं। जैसे उन्हें हिंदू सुल्तान कहा जाता था ना? हाँ, हिंदू सुल्तान यानी हिंदुओं का सुल्तान, जो उनके सैन्य और राजनीतिक दबदबे का प्रतीक था। पहाड़ी दुर्गों पर नियंत्रण के कारण वे हाल गुरु कहलाए। और शायद धनुर्विद्या के लिए उन्हें चाप गुरु कहा जाता था। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ संगीत और कला के अथाह ज्ञान ने उन्हें अभिनव भट्टाचार्य और साहित्यकारों को संरक्षण देने के कारण राणो रासो जैसी उपाधियां भी दिलाईं। मतलब वे केवल युद्ध नहीं जीत रहे थे, बल्कि एक पूरी सभ्यता का निर्माण कर रहे थे। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने दरबार को एक मध्यकालीन थिंक टैंक में बदल दिया था। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार वहां विद्वानों की एक पूरी आकाशगंगा मौजूद थी। कान्हा व्यास जैसे विद्वान उनके दरबार में थे, जिन्होंने एकलिंग महात्म्य लिखा। हाँ। लेकिन यहाँ जो बात मेरा दिमाग घुमा रही है वो ये है कि इस ग्रंथ का पहला भाग, जिसे राजवर्णन कहा जाता है, वो खुद महाराणा कुंभा ने लिखा था। जी हाँ। मतलब एक इतने व्यस्त राजा के पास इतना विस्तृत साहित्य रचने का समय कैसे था? ये उनके गहन अध्ययन और उनके गुरुओं का प्रभाव था। कुंभा के गुरु हीरानंद जैन मुनि थे और उनके संगीत गुरु सारंगधर थे। अच्छा। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा किया था जो अपने क्षेत्र के शिखर पर थे, जैसे सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी और तिला भट्ट जैसे जैन और ब्राह्मण विद्वान वहां मौजूद थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात, कुंभा ने केवल साहित्य को नहीं बल्कि वास्तुकला को भी एक विज्ञान की तरह लिया। बिल्कुल। कुंभलगढ़ के मुख्य वास्तुकार मंडन कोई साधारण ठेकेदार नहीं थे। हाँ, मंडन के बारे में जो जानकारी स्रोतों में है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कोई अकेले इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक पब्लिशिंग हाउस या रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने वास्तुसार, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण से लेकर कोदंड मंडन और वैद्य मंडन तक कई किताबें लिख डाली। और रूप मंडन और प्रसाद मंडन भी। अरे वाह! मतलब आर्किटेक्चर से लेकर आयुर्वेद और मूर्तिकला तक सब कुछ। और ये ज्ञान सिर्फ मंडन तक सीमित नहीं था, ये एक पारिवारिक परंपरा बन गई थी। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी। अच्छा। और उनके पुत्र का भी तो जिक्र है ना? हाँ, मंडन के पुत्र गोविंद ने द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कलानिधि और सार समुच्चय जैसे ग्रंथ रचे। मतलब ये साफ दिखाता है कि राज्य ने शोध और लेखन को कितना भारी प्रोत्साहन दिया होगा। यहाँ तक कि मेहा जी ने तीर्थमाला की रचना की। बिल्कुल। और इस बौद्धिक माहौल का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये सब सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं था। कुंभा की पुत्री रमाबाई खुद कला और संगीत की बहुत बड़ी जानकार थीं, जिन्हें वागेश्वरी की उपाधि और जावर की जागीर मिली हुई थी। वागेश्वरी, ये तो बहुत ही शानदार उपाधि है। इतनी विशाल सांस्कृतिक प्रगति और इतनी ताकत, सब कुछ एकदम चरम पर था। हाँ। लेकिन फिर अचानक कहानी एक बहुत ही खौफनाक और डार्क मोड़ लेती है। बिल्कुल। इतिहास गवाह है कि बड़े साम्राज्य अक्सर बाहरी हमलों से टूटते हैं, लेकिन इतना महान शासक जिसने सब कुछ जीत लिया हो, वो अपने ही महल के अंदर अपने ही खून का शिकार हो गया। ये बहुत ही त्रासद है। मतलब एक बेटे ने सत्ता के लिए अपने ही पिता की जान ले ली। देखिए, सत्ता की भूख अक्सर इंसान को अंधा कर देती है, और ये मेवाड़ के इतिहास का शायद सबसे अंधकारमय अध्याय है। हाँ। 1468 ईस्वी में कुंभा के अपने ही पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी। इसी कृत्य के कारण मेवाड़ के इतिहास में उदा को हमेशा के लिए पितृहंता के कलंकित नाम से जाना गया। पितृहंता, ये बहुत ही भारी शब्द है।
लेकिन खून से सना हुआ ये सिंहासन कभी स्थिर नहीं रह सकता था। उदा का शासन बहुत छोटे समय का और काफी अस्थिर रहा। जाहिर है परिवार के बाकी लोग इस धोखे को चुपचाप बर्दाश्त तो नहीं करने वाले थे। बिल्कुल नहीं। कुंभा के दूसरे पुत्र राणा रायमल ने मोर्चा संभाला और 1473 ईस्वी में दाड़िमपुर के युद्ध में उदा को हरा दिया। अच्छा। अपनी जान बचाकर उदा मालवा भाग गया और यहाँ प्रकृति के न्याय का एक अजीबोगरीब पहलू देखने को मिलता है। वो क्या? स्रोतों के अनुसार मालवा में बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई। ओहो। मतलब कर्मों का फल। हाँ, और इसके बाद मेवाड़ की कमान राणा रायमल के हाथ में आई। अब यहाँ रायमल का जो शासनकाल है वो मुझे एक अलग ही तरह की कूटनीति का मास्टर क्लास लगता है। वो कैसे? कुंभ ने जो तलवार और वास्तुकला से हासिल किया, रायमल ने उसे शादियों और गठबंधनों से सुरक्षित करने की कोशिश की। बिल्कुल सही विश्लेषण है। उन्होंने अपनी पुत्री आनंद का विवाह सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा से कर दिया। ये देखने में तो एक आम शाही शादी लगती है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्या थी? ये अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का एक बहुत ही चतुर तरीका था। सिरोही की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो मेवाड़ के लिए एक बफर स्टेट का काम कर सकता था। समझ रहा हूँ। इस कूटनीतिक फैसले का सीधा परिणाम तब देखने को मिला जब 1474 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने मेवाड़ पर हमला किया। अच्छा। रायमल ने इसी जगमाल देवड़ा अपने दामाद की सैन्य मदद से उस आक्रमण को पूरी तरह विफल कर दिया। वो बहुत ही शानदार रणनीति। अद्भुत जी का शिव मंदिर भी ना। हाँ बिल्कुल। और इसी दौर में उनके परिवार की महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा। उनकी बहन रमाबाई ने जावर में रमास्वामी मंदिर बनवाया और रानी श्रृंगार कंवर ने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। हाँ, लेकिन यहाँ एक पल रुकते हैं। जब हम इन स्रोतों को पढ़ रहे थे तो घोसुंडी बावड़ी के पास से मिले एक घोसुंडी अभिलेख का बड़ा जिक्र है इसमें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी के मेवाड़ की, और अचानक से ये 200 ईसा पूर्व यानी हजारों साल पुराना पत्थर बीच में कहां से आ गया? इस पूरी कहानी में इसकी क्या प्रासंगिकता है? ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक संयोग है। जब घुसुंडी बावड़ी का निर्माण हो रहा था या उसके आसपास के क्षेत्र को देखा गया, तो वहां से संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा ये अत्यंत प्राचीन अभिलेख मिला। अच्छा। ये अभिलेख बताता है कि 200 ईसा पूर्व के आसपास गजवंश के शासक सर्वतात ने वहां अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ओहो। इसकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये राजस्थान या शायद समूचे भारत में वैष्णव या भागवत धर्म की मौजूदगी और उसके विस्तार का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस जमीन पर रायमल और कुंभा राज कर रहे थे, उस जमीन की सांस्कृतिक परतें कितनी गहरी थीं। मतलब इतिहास के पन्ने एक ही भौगोलिक जगह पर बार-बार लिखे जा रहे थे। खैर, रायमल ने कूटनीति से बाहरी दुश्मनों को तो रोक लिया, लेकिन उनके अंतिम दिनों में उनके अपने ही बेटों के बीच जो उत्तराधिकार का खूनी खेल शुरू हुआ, वो बहुत भयानक था। वो किसी भी आधुनिक सक्सेशन ड्रामा को मात दे सकता है। सगे भाई एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। बिल्कुल। पृथ्वीराज जयमल और संग्राम सिंह, जिन्हें हम महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब मेवाड़ की आंतरिक राजनीति पूरी तरह उबल रही थी। पृथ्वीराज, जिन्हें अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक युद्ध शैली के कारण उड़ना राजकुमार कहा जाता था, वो एक बहुत ही सक्षम दावेदार थे। और उनकी पत्नी तारा के नाम पर ही अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा था ना? हाँ, एकदम सही। लेकिन राजनीति में जो जितना आक्रामक होता है, उसके दुश्मन भी उतने ही होते हैं। ये तो है। पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध के मैदान में नहीं हुई। उन्हें उनके अपने ही बहनोई उसी जगमाल देवड़ा ने जहर दे दिया, जिसकी मदद से लोधी को हराया गया था। बाप रे, मतलब जिस गठबंधन ने राज्य को बचाया, उसी ने वारिस की जान ले ली। आज भी कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी उनकी इस त्रासद कहानी की गवाह है। और दूसरे भाई जयमाल तो सोलंकियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। जी हाँ। इन सब में सबसे ज्यादा जिसकी जान निशाने पर थी वे थे सांगा। उन्हें तो अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। बिल्कुल। एक घटना का जिक्र है कि जब वे भाग रहे थे, तब सेवंतरी के रूप नारायण मंदिर में बीदा जैतमालोत नाम के एक शख्स ने सांगा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, ये एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। ये दिखाता है कि सांगा के अंदर कुछ ऐसा जरूर था जो लोगों को उनके लिए मरने पर मजबूर कर देता था। वो निष्ठा ही सांगा की असली पूंजी थी। उस मंदिर से बचकर सांगा ने श्रीनगर, जो अजमेर में है, वहां करमचंद पवार के पास शरण ली। अच्छा। और जब ये सारा संघर्ष खत्म हुआ और 1509 में सांगा अंततः मेवाड़ के शासक बने, तब उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा कूटनीतिज्ञ अपनी कृतज्ञता का इस्तेमाल कैसे करता है। वो कैसे? शासक बनते ही सांगा ने करमचंद पवार को परबतसर, मांडल, फुलिया और बनेड़ा की बड़ी जागीरें सौंप दी। और 15 लाख के वार्षिक आय और रावत की बड़ी उपाधि भी दी। हाँ।
ये सिर्फ एक एहसान चुकाने वाली बात नहीं लगती। ये तो पूरे राजपूताना को एक कड़ा संदेश देने जैसा था। कैसा संदेश? यही कि अगर आप मेवाड़ के राणा के साथ वफादारी करेंगे तो आपको ऐसी सत्ता और संपत्ति मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सटीक विश्लेषण है ये। और इसी रणनीतिक सोच के बल पर सांगा ने 1509 से 1528 तक का अपना स्वर्णिम काल देखा। हाँ। वे सिर्फ मेवाड़ के शासक नहीं रहे, वे पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े किंग मेकर बन गए थे। किंग मेकर, ये बहुत ही सही शब्द है उनके लिए। दिल्ली, मालवा और गुजरात उस समय की 3 सबसे बड़ी ताकतें थी। इन तीनों के साथ सांगा का सीधा टकराव हुआ और उन्होंने तीनों को धूल चटाई। अगर हम इन संघर्षों को समझें तो सांगा ने जैसे एक एक करके सबको निपटाया। हाँ। दिल्ली में पहले सिकंदर लोदी था, लेकिन जब असली संघर्ष हुआ तब इब्राहिम लोदी गद्दी पर था। सांगा ने उसे 1517 ईस्वी में खातौली जो कोटा में है उसके युद्ध में हराया। और फिर ठीक 1 साल बाद 1518 में बाड़ी जो धौलपुर में है वहां के युद्ध में भी बुरी तरह हरा दिया। और मालवा के मोर्चे पर भी कहानी कुछ ऐसी ही रही ना? बिल्कुल। चंदेरी के मेदिनी राय को लेकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के साथ सांगा का विवाद था। 1519 ईस्वी में गागरोन का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सांगा के सेनापति हरिदास चारण ने ऐसा कमाल किया जो इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को युद्ध के मैदान में जिंदा गिरफ्तार कर लिया। अरे वाह! सांगा इस बहादुरी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हरिदास को तुरंत 12 गांव इनाम में दे दिए। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। और गुजरात के मामले में ईडर राज्य का उत्तराधिकार विवाद सामने था। हाँ। 1520 ईस्वी में ईडर का युद्ध हुआ, जहां एक तरफ गुजरात समर्थित भारमल था और दूसरी तरफ सांगा समर्थित रायमल। और जीत सांगा के ही उम्मीदवार की हुई। मतलब उत्तर भारत में सांगा की सेना एक अजेय मशीन बन चुकी थी। बिल्कुल। लेकिन फिर 1527 आता है और यहाँ स्रोत सामग्री में कुछ ऐसा है जो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। आप शायद बयाना और खानवा के युद्ध के बीच के अंतर की बात कर रहे हैं। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। 16 फरवरी 1527 को बयाना के युद्ध में सांगा ने बाबर के सेनापतियों मेहदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा इनको बहुत बुरी तरह हरा दिया। जी हाँ। राजपूताना की सबसे विशाल सेना सांगा के साथ खड़ी थी। फिर अचानक 1 महीने के भीतर ऐसा क्या बदल गया कि 17 मार्च को खानवा के मैदान में सांगा की इतनी बुरी हार हो गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इतिहास का। एक विजयी सेना एकदम से कैसे बिखर सकती है? अच्छा, थोड़ा विस्तार से बताएंगी? बयाना की हार के बाद बाबर की सेना भारी खौफ में थी। राजपूतों के अदम्य साहस को देखकर मुगल सैनिक लड़ना ही नहीं चाहते थे। हम समझ सकता हूँ। तब बाबर ने एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल चली। उसने अपने सेना का मनोबल वापस लाने के लिए इस राजनीतिक युद्ध को एक धार्मिक रंग दे दिया और इसे जिहाद घोषित कर दिया। ओहो। सैनिकों की निष्ठा हासिल करने के लिए उसने शराबबंदी लागू कर दी। हाँ। खुद शराब के प्याले तोड़ दिए। और शायद तमगा कर भी हटा दिया था ना? बिल्कुल, तमगा नाम का जो व्यापारिक कर था वो हटा दिया गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी डरी हुई सेना में एक नई जान फूंकने के तरीके थे। और सांगा ने इसका जवाब कैसे दिया? स्रोतों में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है, पाती परवण। हाँ। क्या ये कोई मध्यकालीन ड्राफ्ट नोटिस या इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम था? इसे आप राजपूताना का एक प्राचीन कॉल टू आर्म्स या युद्ध का बुलावा कह सकते हैं। सांगा ने महसूस किया कि बाबर कोई आम हमलावर नहीं है, इसलिए उन्होंने पाती पवन परंपरा के तहत राजपूताना के सभी प्रमुख शासकों को पत्र भेजकर एकजुट होने का आह्वान किया। और इसका असर भी हुआ? बहुत बड़ा असर हुआ। एक ऐसा गठबंधन तैयार हुआ जो उस समय तक अकल्पनीय था। ये तो सच में किसी अवेंजर्स असेंबल वाले क्षण जैसा लग रहा है। बिल्कुल। आमेर से पृथ्वीराज आ रहे हैं, मारवाड़ के राव गंगा ने अपने बेटे मालदेव को भेजा और बीकानेर से राव जैतिसी ने कल्याणमल को भेजा था। हाँ, और मेड़ता के वीरमदेव, बिजौली से मीराबाई के पिता रतन सिंह, सलुम्बर से रतन सिंह चुंडावत और वागड़ से उदय सिंह। मतलब पूरी की पूरी गैलेक्सी उतर आई थी। और सिरोही के अखेराज, जगनेर के अशोक परमार और देवालिया के बाग सिंह भी थे। बाग सिंह जिन्होंने बाद में सांगा के घायल होने पर राज चिन्ह धारण करके युद्ध का नेतृत्व किया था ना? एकदम सही। और सिर्फ राजपूत ही नहीं, सादरी के झाला, अज्जा, मेवात के हसन खां मेवाती और यहाँ तक कि इब्राहिम लोदी का भाई अफगान सेनापति महमूद लोदी भी इस विशाल सेना का हिस्सा थे। लेकिन इस विशाल टीम के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी तो थी। क्या? इस विशाल सेना में शामिल कई रियासतें आपस में ही दशकों से लड़ती आ रही थीं। उनमें केंद्रीय नेतृत्व और एक जैसी युद्ध तकनीक का भारी अभाव था। ये आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मतलब ये एक ऐसी टीम थी जिसके कई सदस्य अंदर ही अंदर एक दूसरे को शायद पसंद भी नहीं करते थे। हाँ, ये कड़वा सच है। और नोट्स ये भी बताते हैं कि इसी आपसी अविश्वास के कारण धोखा भी हुआ। रायसेन के सलहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुसलमानों ने
ऐन वक्त पर सांगा की पीठ में छुड़ा घोंपा और वो बाबर की तरफ चले गए। धोखा अपनी जगह था, लेकिन खानवा की युद्ध में सांगा की हार का सबसे बड़ा कारण था तकनीक का फर्क। खानवा का युद्ध, जो वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 को हुआ था, और अन्य स्रोतों में 17 मार्च माना गया है। जी बिल्कुल। तो राजपूत सेना अभी भी पारंपरिक तरीके से लड़ रही थी। हाथियों की दीवारें और भारी हथियारों का सीधा प्रहार। और बाबर की सेना? वहीं बाबर भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर तोपों का इस्तेमाल कर रहा था। उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे उसके तोपची आग उगल रहे थे। हाँ, तोपों की भयंकर आवाज और गोलाबारी से राजपूत सेना के हाथी ही बिदक गए और पीछे मुड़कर अपनी सेना को कुचलने लगे। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक दृश्य रहा होगा। और उस तुलगमा पद्धति का भी तो बड़ा हाथ था ना? बिल्कुल। तुलगमा एक ऐसी रणनीति थी जिसमें सेना दुश्मन को सामने से उलझाकर पीछे और बगलों से अचानक घेर कर हमला करती है। इस चक्रव्यूह और तोपों के सामने राजपूत सेना संभल ही नहीं पाई। लेकिन इन सब से परे सांगा की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल शायद ये थी कि उन्होंने बयाना की जीत के बाद बाबर को खुद को समेटने और तैयारी करने के लिए पूरा 1 महीने का समय दे दिया। ये 1 महीने की ढील बहुत भारी पड़ी। सांगा खुद तो युद्ध के मैदान से हटे नहीं, 80 घावों लिए वे लड़ते रहे, जिसके कारण उन्हें हिंदूपत कहा गया और सैनिकों का भग्नावशेष भी। हाँ, और बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है कि सांगा का दरबार इतना विशाल था कि उसमें 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार हाजिरी देते थे। लेकिन खानवा में बाबर जीत गया और उसने गाजी की उपाधि ले ली। और सांगा का अंत तो और भी दर्दनाक था। सांगा को युद्ध भूमि से निकालकर दौसा के बसवा लाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। हाँ। लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने फिर से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मतलब हार मानने को वो तैयार ही नहीं थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन उनके अपने ही सरदार, जो बाबर की तोपों का खौफ देख चुके थे और बुरी तरह टूट चुके थे, वे किसी भी कीमत पर दोबारा लड़ना नहीं चाहते थे। इसी डर और थकान के कारण उन्होंने यूपी के इरीच में अपने ही महान राजा को जहर दे दिया। ये इतिहास का बहुत ही कड़वा सच है। 30 जनवरी 1528 को मध्य प्रदेश के कालपी में सांगा का निधन हो गया। हालांकि एनसीईआरटी का मानना है कि मृत्यु बसवा में ही हुई थी। और उनकी याद में आज भी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में एक छतरी बनी हुई है। जी हाँ। सांगा के पतन के साथ ही ना मेवाड़ में सत्ता का एक खौफनाक शून्य पैदा हो गया। वो तो होना ही था। जब एक इतना विशाल वटवृक्ष गिरता है, तो उसके नीचे का पूरा इकोसिस्टम कैसे ढह जाता है। सांगा के बाद का मेवाड़ इसका जीता जागता उदाहरण है। सही कहा। राणा रतन सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन 1531 में बूंदी के सूरजमल से लड़ते हुए मारे गए। अच्छा। इसके बाद सत्ता आई राणा विक्रमादित्य के हाथों में, जो बहुत छोटे थे। इसलिए उनकी माता हाड़ी रानी कर्मावती ने राज्य की संरक्षिका का दायित्व संभाला। मेवाड़ की इस कमजोरी और सत्ता संघर्ष को देखकर पड़ोसी रियासतों की लार टपकने लगी, खासकर गुजरात के बहादुर शाह की। हाँ, और 1533 ईस्वी में जब बहादुर शाह ने पहली बार आक्रमण किया, तो कर्मावती ने बहुत ही कूटनीतिक दूरदर्शिता दिखाते हुए उसे रणथंभौर का दुर्ग देकर समझौता कर लिया। लेकिन महत्वाकांक्षाओं का कोई पेट नहीं होता। 1534-35 में बहादुर शाह ने फिर से एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ को घेर लिया। और यहाँ इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। क्या? सांगा जिंदगी भर मुगलों से लड़े। हाँ। और उनकी पत्नी कर्मावती को मेवाड़ बचाने के लिए उन्हीं मुगल वंश के हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगनी पड़ी। ये राजनीतिक मजबूरी का चरम था, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं पहुंचा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और इसका परिणाम वो हुआ जिसे हम इतिहास में चित्तौड़ के दूसरे साके के रूप में जानते हैं। जब बचने का कोई रास्ता ना हो, तब सम्मान के लिए मौत को गले लगाना ही साका कहलाता है। 1535 ईस्वी में रानी कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने धधकती चिताओं में कूदकर जौहर किया। और पुरुषों ने देवलिया के दीवान बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना पहनकर दुश्मन की सेना पर आखिरी और आत्मघाती हमला कर दिया। हाँ। आज भी चित्तौड़ के पांडुपोल पर बाघ सिंह की छतरी उनकी शहादत की याद दिलाती है। 1535 के पूर्व ताम्रपत्र जो भीलवाड़ा से मिला है, उसमें इस दूसरे साके की जो दर्दनाक जानकारी मिलती है, वो रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का जो सबसे बड़ा सबक है, वो यही है। हाँ। हमने देखा कि कैसे कुंभा ने अपनी वास्तुकला और बौद्धिक क्षमता से मेवाड़ को एक सांस्कृतिक शिखर पर पहुंचाया, और रायमल ने अपनी कूटनीति से उसे स्थिर किया। सांगा ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और सैन्य कौशल से उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। लेकिन अंत में बदलती हुई तकनीक और अपनों के ही धोखे ने उस गौरव को एक भयंकर त्रासदी में बदल दिया। सही बात है। इतिहास हमें सिखाता है कि महानता केवल तलवार की धार में नहीं होती, बल्कि बदलते समय के साथ खुद को ढालने और विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहने में होती है। बिल्कुल। और इतिहास के पन्ने अक्सर बहुत छोटे छोटे निर्णयों पर पलट जाते हैं,
इस पूरे गहरे विश्लेषण के बाद मैं श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। जरा सोचने वाली बात है। अगर महाराणा सांगा ने बयाना की उस शानदार जीत के बाद बाबर को संभलने के लिए वो 1 महीने का समय ना दिया होता, या फिर अगर खानवा के उस मैदान में उस दिन भारत में पहली बार उन तोपों की गूंज न सुनी गई होती, तो क्या आज इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक नक्शा पूरी तरह से अलग नहीं होता? क्या होता अगर इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।